नमस्कार दोस्तों, डीएस सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप देखेंगे हिंदी के 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। स्पेशल ये एसएससी जीडी के लिए है जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप देखिए शुरू से अंत तक वीडियो, आप चेक करिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप बताइए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे आज्ञावाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये दोस्तों 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। ऑप्शन नंबर बी, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। ऑप्शन नंबर डी, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है, क्योंकि भारी भरकम भीड़ नहीं होती है। दोस्तों यह भारी ही होगी या भरकम होगी, क्योंकि यह पहला ऑप्शन गलत है। दोस्तों ये नहीं होगा। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर गया, ये भी नहीं होगा। और मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, ये भी गलत है। दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको ईप्सा का पर्यायवाची बताना है कि ईप्सा का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों ईप्सा का पर्यायवाची ए, व्यथा होता है, बी, यंत्रणा होता है, सी, गिरा होता है, डी, स्पृहा होता है। ईप्सा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? स्पृहा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों ईप्सा का पर्यायवाची स्पृहा होता है। अगला क्वेश्चन, आचार का विलोम आपको बताना है कि आचार का विलोम क्या है। दोस्तों आचार का विलोम क्या होता है दोस्तों? ए, अत्याचार, बी, अनाचार, सी, प्रत्याचार, डी, दुराचार। आचार का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनाचार होता है दोस्तों, ना कि दुराचार, ना कि अत्याचार, ना कि प्रत्याचार। लग तो सेम रहा है दोस्तों, लेकिन आचार का अनाचार होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शब्द युग्म आभरण और आमरण के अर्थ हैं। आपको दिया गया है शब्द, इनके अलग अलग अर्थ हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ए, गहना मरण तक, बी, मरण तक गहना, सी, गोद मृत्यु, डी, मृत्यु गोद। आप जानते हैं कि इलाहाबाद या कहीं भी हो गया कि जब कोई हड़ताल करते हैं बच्चे, तो कहते हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे, यानी मरण तक करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि आभरण मतलब गहना होता है, आमरण मतलब मरण तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जो सबको समान भाव से देखे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो सबको समान भाव से देखे उसे क्या कहते हैं। समभाव कहते हैं, समदर्शी कहते हैं, कि दूरदर्शी कहते हैं, कि समकक्ष कहते हैं। दोस्तों आप बताइए क्या कहते हैं।
जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुंह में राम बगल में ... निम्नलिखित विकल्पों में से लोकोक्ति का चयन करना है कि इसमें से क्या होगा। मुंह में राम बगल, ये कहावत आप जरूर सुने होंगे बचपन में, चाहे जहाँ भी। मुंह में राम बगल में छुरी होती है दोस्तों, आप सुने होंगे ना, कि चाकू ना मिठाई ना तलवार। ऑप्शन नंबर डी सही, मुंह में राम बगल में छुरी। गांव में या कहीं भी अधिकतम यह कहावत लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जैसे एक पत्र लिखना हुआ है, तो इसमें दिया गया है कि यदि आपको एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता पद के लिए आवेदन करना है तो किसे संबोधित करते हुए पत्र लिखेंगे। ए जिलाधिकारी को, बी संपादक को, सी मुख्यमंत्री को, डी सह संपादक को। आप सभी जानते हैं कि संवाददाता के पद के लिए लिखेंगे तो जिला अधिकारी महोदय को थोड़े लिखेंगे, आप चाहे संपादक को लिखेंगे या सह संपादक, दो में से यही सही होगा, चाहे बी सही हो चाहे डी सही हो, क्योंकि मुख्यमंत्री को लिखेंगे नहीं, जिलाधिकारी को लिखेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी संपादक को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जो अनुनासिक शब्द होता है दोस्तों, आप जानते हैं अनुनासिक शब्द हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है दोस्तों अनुनासिक वर्ण, जैसे अंगा, इया, अड़ा, नामा, यही सब होते हैं दोस्तों। अनुनासिक वर्णों की इसमें संख्या पूछी है कि इसमें कितनी संख्या होती है दोस्तों। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं और स्पर्श व्यंजन के ही अंतिम 5वां अक्षर ही अनुनासिक व्यंजन होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 होते हैं, अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। तालव्य से किसका उच्चारण होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि ए का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है, ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है और ओ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है, लेकिन ई का उच्चारण तालव्य से होता है या तालु से होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक संधि विच्छेद दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद जो विच्छेद किया गया उसका सही रूप कौन सा है दोस्तों। जो अति उत्तम दिया गया है, यह मिलाकर क्या बनेगा। अतितुम, अत्यतम, अत्युतम, अत्यम। आप देखकर ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अत्युत्तम होगा, अत्युत्तम। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक का चिन्ह का, के, की लुप्त हो तब दोनों के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी योजक चिन्ह, डी उद्धरण चिन्ह। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जब संबंध कारक चिन्ह का के और की लुप्त हो तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। आप जानते हैं योजक चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा, यमुना, सिंधु और कावेरी किस संज्ञा का बोध करा रहा है। या दोस्तों आप जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है दोस्तों, इसमें गंगा, यमुना और सिंधु, कावेरी सभी का नाम दिया है दोस्तों। अगर नदी, नाले या सागर, महासागर दिया होता तो वह जातिवाचक हो जाता, लेकिन इसमें नाम दिया गया है
विशेष तौर पर, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी सभी नदियों के नाम दिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द का आपका चयन करना है कि दोस्तों इसमें से पुल्लिंग कौन है। जैसे कि ए रोटी, बी टोपी, सी मोती, डी नदी। आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। आप दोस्तों ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे रोटी खाई जाती है, इसमें इकारांत शब्द आ रहा है कि खाई जाती है सॉरी दोस्तों, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग आ रहा है, और टोपी पहनी जाती है, नदी बहती है, लेकिन मोती चमकता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। मोती चमकता है दोस्तों, ना कि चमकती है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि लड़का का विभक्त रहित बहुवचन कौन सा है दोस्तों। ए लड़का, बी लड़के, सी लड़कों, डी लड़कपन। आपको बताना है कि इसमें से बहुवचन विभक्त रहित कौन सा है दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों, आप जल्दी बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी लड़के हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको इसमें से बताना है कि कारक को किस एक और रूप में जाना जाता है। जो कारक होता है दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो कारक को और किस नाम से जाना जाता है, यही इसका पूछने का अर्थ है। कारक को और क्या कहा जाता है दोस्तों। जो कारक शब्द दिया गया है, इसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। अव्यय के नाम से, कि संज्ञा के नाम से, कि प्रसर्ग के नाम से, कि उपसर्ग के नाम से। कारक को प्रसर्ग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे प्रसर्ग कहते हैं, कि वाच्य कहते हैं, कि वृत्ति कहते हैं, कि विशेषण कहते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, आपको यही बताना है दोस्तों कि इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ये अवधी, आप सभी जानते हैं कि अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, भोजपुरी उत्तर प्रदेश में, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैथिली दोस्तों यह बिहार में बोली जाती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से तद्भव और तत्सम कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों। नंबर ए हाथी का हस्ती, हाथी तद्भव है, हस्ती तत्सम है, सही है दोस्तों। और हड्डी का अस्थि होता है, सही है दोस्तों। और दही का दधि कहते हैं, ये भी सही है। और सियार का श्रृंगार नहीं होता है दोस्तों, सियार का श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। सियार का श्रृंगाल होता है, जहाँ रा है वहाँ ला होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। वह सूचना जिसे भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है, क्या कहलाता है दोस्तों। जो सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति के सूचना के प्रसंग में है, जो पत्र या कुछ गजट जारी होता है, उसे क्या कहलाता है दोस्तों। उसे आप क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। शासकीय पत्र या परिपत्र या अधिसूचना या कार्यालय आदेश, आप उसे अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको पढ़कर इसमें से आपको सही करना है कि इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। आप जैसे कि आप एक बार पढ़ लीजिए। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा
कहलवा लिया है, बन गया है, और तो सीधे साधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके, और आकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी तो बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। आप क्वेश्चन करिए दोस्तों। 5 क्वेश्चन दिया गया है जो आपके चाहे जो परीक्षा हो इसमें जरूर आती है दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, कबीर भाषा की बाणी के विषय में क्या कहा गया है? ए, कबीर बाणी के महापंडित थे। बी, कबीर बाणी के धनी थे। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। डी, कबीर बाणी के लोकनायक थे। आप अभी पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिए गए कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था दोस्तों? भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है। भाषा लाचार सी नजर आती थी। आपने एक शब्द पढ़ा था कि भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं थी दोस्तों। आपको बताना था कि कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं थी कि वह आशय को व्यक्त ना कर सके, कि इस फक्कड़ के फरमाइश को ना कर सके। आपको ये शब्द जरूर मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, कि इस फक्कड़ की फरमाइश को ना कर सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कबीर की भाषा कैसी ताकत थी? कबीर की भाषा की कैसी ताकत थी? आकह कहानी को मनोग्राही बना दें। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। आपने पढ़ा था कि आकह कहानी को मनोग्राही बना देते थे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा दोस्तों? उसे किसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बी, उसी रूप में भाषा से प्रकट नहीं कर सकते थे। सी, परोक्ष रूप में व्यक्त कर देते थे, अधिक ध्रुव बना देते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया करते थे कबीर जी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर दोस्तों।